अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हमेशा की तरह हम आज न्यूज़ की तरफ चलें, उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सारे काम कर चुके हैं। जब आप ये सारे जो मैं बता रही हूँ आपको काम, जब ये सारे काम आप कर लें तो वीडियो देख भी लिएगा। खैर, हम चलते हैं जी आज की न्यूज़ की तरफ। और सबसे पहली न्यूज़, जैसे कि आप सब जानते हैं, इमरान खान साहब को बार-बार कोर्ट बुला रही थी कि जी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। हंगामा मचा होता था। तो खैर जी, इमरान खान साहब जो हैं वो आज जो है वो पहुंचे लाहौर हाई कोर्ट और वहां पर उनके खिलाफ 8 केसेस जो थे उसमें से 6 केसेस के लिए इमरान खान साहब को जमानत मिल गई है। और अच्छी बात ये हुई कि पहले जैसे आया करते थे कि उनके लोग हंगामा करते थे, पथराव होता था, तरह-तरह से टॉर्चर किया जाता था, लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ता था और क्या कुछ होता था। वो सब कुछ नहीं हुआ और खान साहब शायद अपने सपोर्टर्स को समझा के लाए थे कि जी बिल्कुल इंसान के बच्चों की तरह जाना है और इंसान के बच्चों की तरह ही वापस आ जाना है। तो जी बिल्कुल इमरान खान साहब वहाँ पहुँचे, अदालत में पहुँचे। वैसे तो खैर जो टाइम दिया गया था उससे काफ़ी लेट पहुँचे। वो तो ज़ाहिर है कि वहाँ से जो खान साहब अपने घर ज़मान पार्क से निकले उसके बाद जो क्राउड उन्होंने जमा कर रखा था, जो सोशल मीडिया पे भी बार-बार अनाउंस किया जा रहा था और लोगों को यकीनन फ़ोन कॉल्स भी जा रही होंगी। और ये हमने तो यहाँ तक सुना है कि जो इमरान खान साहब की पार्टी के लोगों की ऑडियो लीक जो निकली है उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जी जो जो भी नहीं आए, यानी जो लोग पार्टी के मेंबर हैं और इमरान खान से उनको टिकट चाहिए अगले इलेक्शंस के लिए, अगर वो ना आए खान साहब के साथ इस जलसे जुलूस में शामिल होकर इमरान खान साहब को अदालत तक ले जाने के लिए, तो उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो लोगों ने नहीं भी आना था, किसी और काम में थे या मूड नहीं था, उन्होंने भी सोचा कि चलो जी टिकट तो चाहिए पीटीआई का, तो वो भी आ गए थे और खान साहब खैर पहुंचे। और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने उनको यही कहा है कि खान साहब जब आपको अदालत बुलाती है तो आपको आ जाना चाहिए। तो ये हंगामा और ये एक्स्ट्रा जो आप शोर शराबा करते हैं वो ना किया करें। बहरहाल अब 8 में से 6 मुकदमों में जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो जमानत मिल गई है और इस वजह से खान साहब जो है वो हंसी खुशी वापस चले गए। लेकिन बात हम करेंगे ख्वाजा साद रफीक की। ख्वाजा साद रफीक साहब भी मिनिस्टर हैं पीएमएलएन के। ख्वाजा साहब का कहना है कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी की आड़ में उन्होंने कहा कि ये आरएसएस है, यानी कि जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी आरएसएस कहलाती है, तो उससे जो है वो मिलाया ख्वाजा साद रफीक ने इमरान खान की पार्टी को। अब पता नहीं क्यों मिलाया है, इसलिए कि जहां तक मुझे पता है तो आरएसएस कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं है और ये बात हमारे कई गेस्ट इंडिया से हमें आके बता भी चुके हैं। लेकिन खैर ख्वाजा साहब को अगर कोई एग्जांपल देनी ही थी तो कहीं और की देते, टीटीपी से मिला देते या किसी और से मिलवा देते। लेकिन खैर ख्वाजा साहब का अपना दिमाग है, तो बहरहाल ख्वाजा साहब ने ये कहा और इस पे कहाँ तक लोग एग्री हैं कहाँ तक नहीं, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन हम बात करेंगे इमरान खान साहब की और फवाद चौधरी साहब की। तो फवाद चौधरी साहब का कहना है कि इमरान खान साहब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज से भी मिलने को तैयार है, गवर्नमेंट से भी मिलने को तैयार है, बातचीत करने को तैयार है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो मिल के बात कर सकते हैं स्टैब्लिशमेंट से भी और फौज से भी। लेकिन अब देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिस्पॉन्स जाता है। वो भी बैठते हैं इमरान खान साहब के साथ बातचीत करते हैं या नहीं, क्योंकि होना तो यही चाहिए कि इस वक्त अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, ये लोग मिल बैठे हैं और उसके बाद सोचें कि आखिर करना है तो क्या करना है, कंट्री में किस तरह से संभाला जाए और किस तरह से इस प्रॉब्लम में से निकला जाए। खैर, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं और फिर बात करते हैं। तो मिसाइल जो है वो इस तरह की चीज होती है, ये बाकायदा इसके अंदर जैसे ये देखो ये इक्विट हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कोई मॉडल है। जिसने भी अगर कोई असले को थोड़ा सा भी जानता है, अगर और नहीं जान सकता तो गूगल पे जाके देख ले, वहां पे मॉडल लिखे और मॉडल से वो अंदाजा लगाएं कि ये मॉडल है। इस तरह का मॉडल नहीं होता, ये बाकायदा मिसाइल है और उसके अंदर बाकायदा इलेक्ट्रिकल सारी चीजें लगी हुई हैं ये। और इस पे ये सारे ये नंबर्स वगैरह लगे हुए हैं। ये इसके अंदर सारे जो गैजेट्स हैं ये इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई ये मॉडल है। ये बाकायदा मिसाइल है
और ये मिसाइल ड्रोन से दागा गया है। और बाकी और ड्रोन भी, और ये भी मैं आपको बताऊं कि ड्रोन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो दिखाई ना देती हो, या बिल्कुल साफ दिखाई देती है। उसकी बहुत सख्त आवाज है, लोग उसकी आवाज से भी बहुत ज्यादा तंग होते हैं। इवन लोग डिप्रेशन के मरीज बन गए इसकी आवाज की वजह से। तो ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तू से सही है, दागा ड्रोन हुआ का माटर हुआ, तू से बड़ी नहीं हुआ ड्रोन, लेकिन ये क्यों छुपाना? जी ये साहब बता रहे थे जी, ये वजीरिस्तान की वीडियो है और बताया गया है कि वजीरिस्तान में कोई ड्रोन अटैक हुआ है और ये दिखा रहे थे कि उनको ड्रोन के जो पीसेस मिले हैं इन साहब को, वो ये दिखा रहे थे। अब इसके ऊपर जो है वो अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चलेगी और फिर पता किया जाएगा कि अगर ये ड्रोन था और वाकई में अगर ड्रोन था तो किस तरफ से आया था और किसने क्यों हमारे सर पे ड्रोन फेंक दिया। ये बात भी गवर्नमेंट और जो एजेंसीज हैं यकीनन वो चेक करेंगी और तभी मालूम हो सकेगा कि आखिर ये क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। लेकिन खैर इस किस्म की चीजें वजीरिस्तान में हम देखते रहते हैं, डिफरेंट किस्म की बातें होती रहती हैं जिसमें टैक्स भी शामिल है और उसी में का कोई ये एक हिस्सा लग रहा था। लेकिन खैर हम बात करेंगे आगे और अगली बात करने से पहले हम आपको ये बता दें कि जी एक बार फिर आईएमएफ ने जो शर्त लगा दी है पाकिस्तान के लिए वो यही है कि उन्होंने कहा है कि जी आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको जी आप स्लो डाउन करें। जो लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स पाकिस्तान बनाता है उसको उसको रोकने के लिए कहा गया है। और इसके जवाब में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, उन्होंने कहा है कि नहीं जी नहीं, हम तो ऐसे कुछ नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारे पास ऑप्शंस हैं। हमारे पास ऑप्शंस ये हैं कि अब उन्होंने ये कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से और फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कि जी आईएमएफ जो है वो फिलहाल क्योंकि लोन नहीं दे रहा और वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो हमने कितनी मुश्किलों से, आप सब जानते हैं कि मतलब घास खाना कितना मुश्किल काम है, मुझे आप लोग खा के दिखाइए, मुझे आप लोग 10 मिनट के लिए भी घास खा के दिखाएं तो मैं मान जाऊं। और हम लोग सालों से घास खा रहे हैं और उसके बाद हमने ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया है। लेकिन ये कि अब आईएमएफ का ये कहना है कि जी आप लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स जो हैं वो नहीं आप बना सकते और उसको आप स्लो डाउन कीजिए अपने प्रोग्राम को, और इस किस्म की बातें करें। तो अब करें तो क्या करें, पैसे भी तो चाहिए ना। अब वो आईएमएफ के पास जो है वो 1 बिलियन के लिए हम खज्जल ख्वार हो रहे थे, तो अब हमने सोचा कि वो छोड़ देते हैं और हम जाते हैं फ्रेंडली कंट्रीज। फ्रेंडली कंट्रीज कौन होती है जी? फ्रेंडली कंट्रीज वो होती है जो हमें पैसा देते हैं। वो फ्रेंडली कंट्री जो हमें पैसा नहीं देगी वो हमारी दुश्मन है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब सऊदी अरब के पास जाया जा रहा है और कहा यह गया है कि सऊदी अरब से $2 बिलियन लेने की कोशिश की जाएगी। यूएई का भी नाम लिखा हुआ है और यूएई के लिए हमारे पास $1 बिलियन का मतलब ऑफर है ऑफर है मतलब ये कि वो हमें दे दें 1 बिलियन, समझे ना आप। ऑफर से मेरा मतलब ये था। इसके साथ साथ जी ये भी कहा जा रहा है कि कतर की तरफ भी जाया जाएगा और कतर के लोगों से भी या कतर की जो गवर्नमेंट है उससे भी यही कहा जाएगा कि लाओ जी 1 या 2 बिलियन तो ढीले करो। और साथ साथ जी चाइना की तरफ भी बात की जा रही है। अब चाइना वाले वैसे बिलियन विलियन तो नहीं देते लेकिन मिलियन जरूर दे देंगे, तो इसलिए चाइना को भी कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि जिस इस तरह से जो है वो देखो ना, हमारे न्यूक्लियर एसिड जो है वो तुम्हारे ही काम आएंगे, हमारे तो काम आने नहीं है। तो ये कि इंडिया को डराने के लिए, मतलब चाइना अगर इंडिया को डराना चाहता है हमारे जरिए भी डरा सकता है ना। तो इस तरह की कोई ना कोई ऑफर लेके हम चाइना भी पहुंच जाएंगे। और उसके बाद ये सब कंट्रीज के नाम ऑफिशियली जो है वो अनाउंस कर दिए गए हैं कि ये 4 कंट्रीज जो है कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया और चाइना, इनके पास जाकर जो है वो कहा जाएगा कि जी आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए, इसलिए कि आईएमएफ जो है वो तो फिलहाल हमें तरह तरह की शर्तें दे रहा है और या मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस लगा रहा है। उसका मतलब तो यही है कि भाई वो पैसे देना नहीं चाह रहे। अब क्या किया जाए, उनका गला तो नहीं पकड़ा जा सकता ना। तो इसलिए हमने ये सोचा है कि बजाय इसके कि हम खज्जल ख्वार हों, तो हम इससे बेहतर है कि उन लोगों से फंड ले लें जो हमें ज्यादा आसानी से दे देंगे और ये कि थोड़ा बहुत मतलब मान भी जाएंगे। तो देखते हैं जी कि आगे किस तरह से ये काम चलता है और कैसे फंड जो है वो मिलते हैं, क्योंकि आईएमएफ ने तो बहरहाल हमें सिर्फ जो है ना वो टोपी ड्रामा शुरू कर रखा है और फंड वंड कोई मिल रहा नहीं है। तो वो जो कहा जा रहा था कि जी इस ट्यूसडे को आ जाएगा और उस ट्यूसडे को, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि आप लोग अगर वो वीडियो में नहीं देखे पुरानी निकाल के, मैंने आपसे कहा था ट्यूसडे तो हर वीक आता है, लेकिन इसाक डार साहब ने कोई डेट तो बताई नहीं है। तो वही हुआ कि जी फिर दोबारा एक बार फिर तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, और उधर से आईएमएफ वालों की एक कंडीशन पूरी करते हैं तो दूसरी दे देते हैं, उसके बाद दूसरी देते हैं तो वो तीसरी दे देते हैं, फिर चौथी दे देते हैं। तो यही चलता जा रहा है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि पैसा लाएं तो कहां से लाएं,
तो अब जी ये 4 कंट्रीज जो है उनका निकाला है, यानी कि लकी ड्रॉ में उनका नाम निकला है और उसमें कतर है और इसके अलावा वैसे कुवैत क्यों नहीं है पता नहीं, कुवैत वाले मुझे लगता है कि थोड़े खड़ूस किस्म के हैं, तो कुवैत से निकाल गया, लेकिन सऊदी अरब, यूएई, कतर और चाइना, ये 4 वो खुशकिस्मत कंट्रीज हैं जो हम मोमिनों की मदद करेंगे और उसके बाद जो है वो वैसे खुद भी, मैं 2-3 तो खुद भी मोमिन है, लेकिन ये कि मोमिन है तो फिर मेरा ख्याल है मुश्किल से ही पैसे निकालेंगे, इसलिए कि मोमिन पैसा नहीं निकालता। तो इसी वजह से तो हम बार-बार भाग-भाग के काफ़िरों के पास जाते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के पास, कभी आईएमएफ के पास, तो कभी चाइना के पास। इसलिए कि जो मोमिन है वो हमें पहचान जाते हैं, वो कहते हैं कि बस, 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 ठीक है, या बीवी निकलो। तो अब देखते हैं जी क्या होता है, पैसे देते हैं या फिर कहते हैं या अभी भी निकलो। लेकिन खैर हम चलते हैं अगली न्यूज़ पर। हम आपको ये बताते चलें कि जी पाकिस्तान में जो है कोविड के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में 4% और लाहौर में जो है इस वक्त 8% तक जो है वो ये केसेस बढ़ चुके हैं और कहा यही जा रहा है कि सब लोग एहतियात करें, ज़रा डिस्टेंस पे रहें, मास्क लगाएं वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल ये कोविड के केसेस जो है पूरे पाकिस्तान में, मैंने आपको 2 सिटीज बताई है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में यही कहा जा रहा है कि जी कोविड के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और काफी खतरनाक हद तक बढ़ते जा रहे हैं। साथ साथ मैं आपको एक ये भी बताती चलूं कि एमक्यूएम ने कहा है कि जी वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है जी, ना बैठे, आप खड़े रह के भी सुन सकते हैं, मतलब वहाँ पे आप खड़े रहिए जाके मीटिंग में और उसके बाद बात सुन लीजिए जो भी कही जा रही है। लेकिन खैर ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का हाल है कि एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है और उसके बाद कहते हैं कि जी पाकिस्तान को ठीक करने के लिए निकले हैं। बहरहाल टीटीपी ने एक लेटर इशू किया है और इसमें उन्होंने ये लिखा है कि जी जो पंजाब और केपीके में इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें हर हाल में इस बात को यकीनी बनाया जाए कि पीटीआई को जिताया जाए, पीटीआई ही जीते, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर बल्ले बल्ले, फिर वो आपको पता है ना वो क्या कुछ करते हैं वो लोग। जी हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा है कि जी अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम अटैक कर सकते हैं, फोर्सेस पे भी अटैक कर सकते हैं, सिविलियंस पे भी कर सकते हैं, और इसी किस्म की धमकियां-शमकियां लिखकर उन्होंने ये लेटर इश्यू कर दिया है टीटीपी ने। अब पाकिस्तान की तरफ से क्या रिस्पॉन्ड जाता है या क्या हम उन्हें रिप्लाई करते हैं, वो फिर हम आपको बताएंगे जैसे ही गवर्नमेंट ने कोई बात की या गवर्नमेंट ने कहा कि वो किस तरफ सोच रहे हैं और किस तरह से लोगों को हैंडल किया जाएगा, उसके साथ ही हम आपको बता देंगे। बहुत से हमारे दोस्त जो हैं जी वो ये भी नाराज होते हैं कि जी आप राहुल गांधी जी की वीडियो दिखा देती तो कोई मोदी जी की भी दिखा दिया करें। तो जी मोदी जी को इस किस्म की स्टेटमेंट देंगे जो मजेदार लगेगी तो हम जरूर आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप राहुल गांधी जी से ही गुजारा कीजिए। Unfortunately, I'm a member of parliament and Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying this. Unfortunately for you, but unfortunately for एक मिनट एक मिनट एक मिनट I am. एक मिनट I- एक मिनट एक मिनट प्लीज। See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of parliament, and as the allegation has been made in parliament. जी, ये थे राहुल गांधी जी और आपने देखा कि ये किस तरह की, मतलब बेचारे गलत गलत स्टेटमेंट दे देते हैं और हमारे जैसे लोग बैठे होते हैं चीतों की तरह के, जैसे ही कुछ बोले उधर ही हम उठा के वो वीडियो और आपको दिखा देते हैं। लेकिन जो हमारे दोस्त और जो हमारे जो लोग हैं वो इंडिया से जो हमें देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर ट्विटर पे जाएंगे तो वहां पर आपको मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती है या कोई न्यूज़ इवन आपको मिलती है भारत की, तो आप हमें ज़रा लिंक भेजा करें, या अगर कोई वीडियो है, कोई न्यूज़ है, तो वो अगर आप हमें ईमेल कर देंगे तो हमें आसानी होगी कि हम अपने इस सेगमेंट में यानी कि भेजा फ्राई में हम इंडिया की न्यूज़ भी दे पाएंगे। वैसे तो हम ढूंढते रहते हैं कि कुछ मिल जाए, लेकिन फिर भी अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो हमें ज़रा आसानी रहेगी। खैर हम चलते हैं जी अगली न्यूज़ की तरफ, और साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि एजाज सैयद जो कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, उनका कहना है कि जी जब 370 हटाई गई थी 2 साल पहले, यानी कि कश्मीर में जो इंडियन साइड पे कश्मीर है वहां पे जब 370 हटाई गई थी, तो एजाज सैयद का कहना ये है कि उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात की थी और बताया था कि जी हम ऐसे ऐसे करने जा रहे हैं, 370 हम हटा रहे हैं, तो आपने जो है ना वो ज्यादा उछलना कूदना नहीं है, आपने बस थोड़ी बहुत स्टेटमेंट्स देनी है और उसके साथ आपने जो है ना बस खामोशी रखनी है, एकदम खामोश। तो ये जी ये शत्रुघ्न सिन्हा साहब वाला खामोश मेरे ख्याल है उधर से मोदी जी ने बोला था।
तो इस बात पे जो है वो कई लोग एग्री हैं कि एजाज की इस बात से कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, और कई लोग डिसएग्री भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 साल तक क्यों नहीं बात की और अब क्यों बता रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये भी एक न्यूज है, अब इस पे कोई बिलीव करे या ना करे, लेकिन बहरहाल बताया गया है। और हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आपस में बात की हो और हिंदुस्तान ने बताया होगा कि जी हम ऐसे ऐसे करने जा रहे हैं, तो फिर तुसी कर लो जो करना है, ठीक है ना। तो हमने भी क्या करना था जी, हमने वही अपने बंदे धूप में खड़े करने थे, हर फ्राइडे खान साहब खड़ा करते थे, उसके बाद एक प्रोटेस्ट होता था छोटा मोटा सा, तो बस वही किया और उससे ज्यादा कुछ तो खैर कर भी नहीं सकते थे और तो किया भी नहीं है। मगर साथ साथ ये जरूर है कि अगर हम आईएमएफ की बात करें दोबारा से, तो आईएमएफ के लिए जरूर ये बात हमारे लिए जरूर फिक्रमंदी की है कि आईएमएफ कह रहा है कि जी लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स जो हैं वो पाकिस्तान जो है अब मजीद प्रोड्यूस ना करे और थोड़ा आराम रखे, तो फिर जी कोई टेंशन की बात नहीं है। वो छोटे छोटे पाव पाव वाले मिसाइल तो है ही ना हमारे पास, और फिर ये नॉन स्टेट एक्टर्स किस दिन काम आएंगे जो वैसे ही आते जाते रहते हैं भारत में। तो और हमने तो जाहिर है भारत के लिए ही तो बनाए ना, भारत को आप कह सकते हैं कि उन्होंने चाइना के लिए जो है न्यूक्लियर एसिड उनके पास चाइना के लिए है, या वो हथियार जो ले रहे हैं वो चाइना के लिए ले रहे हैं। लेकिन हमारे पास तो जी सिर्फ एक भारत ही है। वैसे तो खैर अफगानिस्तान साइड से भी अच्छी खासी एंटरटेनमेंट हमें मिल रही है, लेकिन उनको हम मानते नहीं, क्योंकि वो हम कहते हैं जी वो तो हमारा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है। तो जी ठीक है ना, तो इस वजह से वहां पे कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर ये जरूर है कि एक न्यूज ये भी सुनने में आई है कि जी अफगानिस्तान के लिए जो यानी अफगानिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको जी ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि इंडिया जो है हिंदुस्तान जो है वो अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स को ट्रेनिंग देंगे। तो जरा उनको बताएंगे जी किस तरह से उठते बैठते हैं, किस तरह से डिप्लोमेट्स बात करते हैं, और इस किस्म की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमारे यहाँ के एम्बेसडर्स को भी या हमारे भी फॉरेन मिनिस्टर साहब को या किसी को अगर सिखा दिया जाए तो क्या ही अच्छा होगा। लेकिन अजीब सी बात है वैसे, एक तरफ तो अफगानिस्तान को अभी तक रिकॉग्नाइज किसी भी कंट्री ने नहीं किया है, लेकिन मदद सभी कर रहे हैं। और अब अफगानिस्तान को इकोनॉमी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि जी उनको इकोनॉमी का भी जो है वो थोड़ी बहुत समझ बूझ जो है वो भारत सिखाएगा, और साथ साथ भारत उसको ये भी सिखाएगा कि जी डिप्लोमेट्स जो हैं उनके उनको किस तरह से जो है बिहेव करना चाहिए, या जो भी उनके एटिकेट्स होते हैं वो सारे उनको सिखाए जाएंगे। लेकिन ये हेयर कट करना भी सिखा दिएगा। फिर ये वीडियो देखिए। मेरा ख्याल है कि इस तरह से चपेड़े मार मार के और कान के नीचे दो लगा लगा के मेरे ख्याल है इंडियन डिप्लोमेट्स जो हैं वो अफगानिस्तान वालों को नहीं सिखाएंगे। लेकिन फिर भी एहतियात किएगा, क्योंकि कुछ पता नहीं है खोचा का कब खोपड़ी घूम जाए और कब क्या बात कर दें। मगर क्या, हम चलते हैं आगे और अगली न्यूज हम आपको देंगे। और बिल्कुल, और वो जी इमरान खान साहब से ही रिलेटेड है। इमरान खान की को ये कहा गया है कि जी जब वो कमरा अदालत में पहुंचे इमरान खान साहब, तो उसको लॉक कर दिया गया था सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि जी उनकी जान को खतरा है। अब कहां तक है ये तो खैर खान साहब ही बताएंगे। ये जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं ख्वाजा आसिफ, उनका कहना है कि एक कच्चे के डाकू जो हैं वो अरेस्ट नहीं होते, और दूसरे जमान पार्क में इमरान खान। उन्होंने कहा ये दो लोग हैं जो किसी तरीके से भी पुलिस के काबू में नहीं आ रहे और अरेस्ट ही। तो सर मान जाइए ना, आप अपनी गवर्नमेंट की हार मान लीजिए। और इसमें तो हमें इमरान खान साहब ही जीतते हुए नजर आ रहे हैं और गवर्नमेंट हमें हारती हुई दिखाई दे रही है। खैर हम बढ़ेंगे आगे, और आगे जी ये तो चाइनीज है, हाँ जी इनके पास भी पैसे लेने जाना है, बेचारे अभी से हमें मुक्के दिखा रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मुक्के दिखाओ चाहे डंडे दिखाओ चाहे लाते मारो, हम तो पहुंचेंगे और आपसे पैसा लेकर ही वापस आएंगे। इसलिए कि हमने क्या करें, हमें और कहीं का आसरा जो नहीं है सिवाय इसके कि हम चाइना पहुंच जाएं, ऐसी तरह की दूसरी जो कंट्रीज हमें दे सकती हैं उनके पास जाएं। यहां से जी हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।